Welcome online classes Bishop Academy, Senior Secondary School Maharajanj. Today I will be discuss class 11th physics, chapter 3rd, motion in straight line, and that the subdivision is the vector. आज हम इसमें वेक्टर पर डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज द वेक्टर। तो वेक्टर आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर नहीं हो सकता, वही फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर होते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ क्या होता है, डायरेक्शन दिया रहता है। दैट मीन्स ए फिजिकल क्वांटिटी इन विच गिवन मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन दे आर द नोन एज वेक्टर क्वांटिटीज, एज लाइक वेलोसिटी, acceleration, force, momentum. They are all the vector quantity because their magnitude are given. In these magnitudes their direction are certain. तो जब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड के साथ जब डायरेक्शन सर्टेन होगा तो दे आर द नोन एज द वेक्टर क्वांटिटीज। अब इसमें आता है कि वेक्टर्स को लिखने के लिए, जैसे मान लो हमें लिखना है वेक्टर ए, तो वी आर राइट ए एंड यूज द एरो ऑन टॉप। तो हम किसी भी टर्म पर जब हम एरो का साइन लगा देंगे एंड दैट मीन्स दे आर द नोन एज द ए वेक्टर क्वांटिटी। अब यहाँ पर आता है कि दैट मीन्स वेक्टर आर द डिवाइडेड इन द टू टाइप्स। फर्स्ट हमारा जो टर्म्स होता है पोलर वेक्टर और दूसरा होता है हमारा एक्सियल वेक्टर। तो पहला हमारा पॉइंट है पोलर वेक्टर और दूसरा हमारा पॉइंट है एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर। तो पोलर वेक्टर क्या है? दीज आर दोज वेक्टर विच हैव ए स्ट्रेट ए स्टार्टिंग पॉइंट आर ए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एंड दैट मीन्स जैसे डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स है, तो दे आर द नोन एज द पोलर वेक्टर। तो पोलर वेक्टर होते हैं कि दे आर द वेक्टर्स विच स्टार्टिंग पॉइंट आर ए पॉइंट ऑफ द एप्लीकेशन, यानी जहाँ से वह स्टार्ट होते हैं। और दूसरा जो हमारा होता है वह एक्सियल वेक्टर है, इस पर हम लोग ज़्यादा डिस्कस करेंगे। तो दीज आर दोज वेक्टर विच रिप्रेजेंट रोटेशन अफेक्टिंग एंड एक्ट ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन कोऑर्डिनेट्स विद द राइट हैंड स्क्रू गेज रूल एंड दैट मीन्स जैसे मान लो हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया तो इस केज में हम एरो दिखा सकते हैं। तो ये हमारा एक्सियल रोटेशन हो गया, यानी इसको एक्सियल वेक्टर कहेंगे। अब इसी टर्म में अगर हम थोड़ा सा इसके एरो को हम चेंज कर दें तो अब यही हमारा एक्शन जो फेज जो होगा वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो चेंज हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्शन इसका हम चेंज कर देंगे। तो दैट मीन्स तो दो टाइप के वेक्टर की हम बात कर रहे थे कि पोलर वेक्टर एंड एक्सियल वेक्टर। तो पोलर वेक्टर दीज आर दोज वेक्टर विच हैव द स्ट्रेट स्टार्टिंग पॉइंट आर द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। और दूसरा हमारा है एक्सियल वेक्टर, दीज आर दोज वेक्टर विच रिप्रेजेंट रोटेशन इफेक्टिंग एंड एक्ट अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एज लाइक एग्जाम्पल में दिया हुआ है जैसे एंगुलर वेलोसिटी, टार्क है, एंगुलर मोमेंटम है। तो दैट मीन्स ये पॉइंट, जैसे मान लो हम लोग घर में फैन चलाते हैं तो फैन भी मूव इन ए क्लॉकवाइज रोटेशन, तो दैट मीन्स दे आर एक्सिस ऑफ रोटेशन आर द फिक्स, तो दैट मीन्स दे आर द रिप्रेजेंटिंग द टाइप ऑफ ए एक्सियल वेक्टर। The rotation of your wheel of cycle, they are the move in clockwise or anti-clockwise, so that means they are the rotate on a fixed point and that means they are the represent a axial vector। तो इस केज में अगर हम बात करते हैं तो अब फिर में आता है कि जो इम्पोर्टेंस हमारे वेक्टर होते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ द वेक्टर क्या है, तो इस पर हम थोड़ा सा फोकस करेंगे। तो इसके लिए हम थोड़ा सा आ जाते हैं, ये जो हमारा एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन से पहले हम बात करेंगे इस पर टाइप ऑफ वेक्टर में। जब हम एक्सियल वेक्टर की बात करेंगे तो इसके अब सब डिवीजन बनते हैं, इसके सब पार्ट बनते हैं। तो अब सब पार्ट में सबसे पहला हमारा केज आता है, क्योंकि इसमें थर्ड से आ गया है। पहले हम इसमें दो पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं। पहला हम बात करते हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर की। किस पे बात करते हैं हम लोग? मॉडुलस ऑफ वेक्टर। मॉडुलस ऑफ वेक्टर। तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर क्या होता है? तो दैट मीन्स द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ वेक्टर। जैसे मान लो हमारा यहाँ पे एग्जांपल एक दिया हुआ है कि फाइंड 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप। तो दैट मीन्स इट मॉडुलस का मतलब हो गया कि हम हर टर्म यानी आई, जे और के यह हमारे यूनिट वेक्टर्स हैं और यूनिट वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के जब हम रिप्रेजेंटेशन जब रिजल्टेंट के फॉर्म में करते हैं तो दे आर द नोन एज द मॉडुलस ऑफ वेक्टर। तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर का मतलब हो गया कि अगर हम मान लो वेक्टर ए को ऐसे लिखते हैं
तो दे आर द नोन एज द मॉडुलस ऑफ वेक्टर। अब मॉडुलस ऑफ वेक्टर में जब हम मॉड का यूज़ करेंगे तो मॉड का मतलब अगर कोई वैल्यू पॉजिटिव है तो उसके साइन में कोई चेंजिंग नहीं होगा, बट ये नेगेटिव वैल्यू जैसे मान यहाँ पे माइनस लिखा है और उसका मॉड जब हटाएंगे तो दे आर द कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ द पॉजिटिव साइन, वो पॉजिटिव साइन में आ जाएगा। तो पहले हम बात करते हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर मतलब क्या हो गया, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो जैसे मान हम इसी एग्जाम्पल कर रहे हैं 4i माइनस 3j प्लस k का, तो अगर इसका हमें अगर निकालना है सपोज दैट ये वेक्टर ए इक्वल टू हमने लिख लिया कि 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप। तो अगर हम इसका मॉडुलस या निकालते हैं तो हो जाएगा अंडर रूट आई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, एंड दैट मीन्स 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस, क्योंकि के साथ कोएफिशिएंट 1 है तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर, एंड दैट मीन्स हो गया अंडर रूट 16 प्लस 9 प्लस 1 अनइक्वल टू हो गया अंडर रूट 26। तो इट इज़ द मॉडुलस ऑफ द वेक्टर ए। जैसे हमने एग्जांपल दिया कि हम किसी वेक्टर का मॉडुलस कैसे निकालेंगे, तो दैट मीन्स द कंपोनेंट आर द गिवन इन वेक्टर्स दे आर स्क्वायर एडिशन। हम हर टर्म के स्क्वायर को ऐड करके स्क्वायर करके ऐड कर लेंगे और फिर फाइनली अगर उसका स्क्वायर रूट निकला तो निकाल देंगे, नहीं निकलता तो उसको अंडर रूट में ही रिप्रेजेंट करके छोड़ देंगे। दूसरा इसमें हमारा टर्म आता है मॉडुलस ऑफ वेक्टर के बाद पॉइंट आता है हमारा यूनिट वेक्टर। क्या आता है, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का मीनिंग क्या होता है, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का मीनिंग होता है कि ये यूनिट वेक्टर ऑफ ए गिवन वेक्टर इज ए वेक्टर ऑफ एनी टाइम एट इट मैग्नीट्यूड एंड हैज़ द सेम डायरेक्शन। तो जैसे मान लो कि हमें वेक्टर ए हमने लिख दिया है इज रिटेन एज ए कैप, तो दे आर द नोन एज द यूनिट वेक्टर ऑफ ए। अब इस केस में जो वैल्यू होता है, अब यूनिट वेक्टर के लिए हम यानी वेक्टर ए इक्वल टू ए इंटू ए कैप, यानी दैट मीन्स यूनिट वेक्टर आर द मल्टीप्लाई बाई द मॉड ऑफ दिस वेक्टर बी इक्वल टू द वेक्टर वैल्यू। यानी जैसे हमने वेक्टर ए लिखा, अब वेक्टर ए को हमने लिखने का मेथड क्या लाया, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए मल्टीप्लाई बाई यूनिट वेक्टर। तो अब यहाँ से अगर हम ए कैप निकालें यानी यूनिट वेक्टर निकालें तो वी आर राइट वेक्टर ए अपॉन ए, यानी इस टर्म को हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर, या मोडी का मतलब मॉडुलस हो गया। तो अगर हम किसी वेक्टर को उस वेक्टर मॉडुलस से डिवाइड करते हैं तो वी आर गेटिंग द आंसर, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन ए। तो अगर किसी भी वेक्टर का अगर हमें यूनिट वेक्टर डिफाइन करना है तो दिस वेक्टर इज द डिवाइडेड बाय द मॉडुलस ऑफ वेक्टर। हम उसी वेक्टर को उसी वेक्टर के मॉडुलस से जब डिवाइड करेंगे तो वी आर गेटिंग द यूनिट वेक्टर। आफ्टर दिस वी आर सॉल्विंग दिस इक्वेशन, जैसे इसमें दिया हुआ है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ, इसका क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दैट यूनिट वेक्टर हमको निकालना है किसका, यूनिट वेक्टर जैसे दिया हुआ है इसको हम सपोज कर लेते हैं, क्वेश्चन सामने दिख रहा है। सपोज वेक्टर ए इक्वल टू 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप। अब इसको हमको क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। तो चूंकि अब इसको हम सकते हैं वेक्टर ए इक्वल टू ax आई कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। अब यहाँ पे एक्स वाई जेड का मतलब क्या हो गया, दैट मीन्स दे आर द एग्जाम्पल ऑफ 3 डायमेंशन वेक्टर। ये 3 डायमेंशन फिगर क्वेश्चन है, एंड दैट मीन्स दे आर द वैल्यू बिलोंगिंग टू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो ऐसे केस में हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर तो ए एक्स, तो अब हम ए निकालते हैं तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर निकालते हैं, तो ए इक्वल टू हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, एंड दैट मीन्स 4 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा अंडर रूट 16 प्लस 9 प्लस 1, 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर एंड 1 का स्क्वायर, एंड दैट मीन्स अंडर रूट 26। यानी मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए का वैल्यू आ गया
√26। तो अभी हमने जस्ट पहले डिफाइन किया था कि अगर हमें कोई वेक्टर को डिफाइन करना है तो हम लिख सकते हैं ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाई ए। तो ए वेक्टर दिया हुआ है 4i माइनस 3j प्लस के अपॉन √26। तो दिस इज द यूनिट वेक्टर ऑफ गिवन वेक्टर 4i माइनस 3j प्लस के। इसके बाद हम टर्म पाते हैं इक्वल वेक्टर, निगेटिव वेक्टर। तो इक्वल जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि इक्वल वेक्टर मतलब क्या हो गया, इक्वल मतलब क्या हो गया, द टर्म्स हु आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो अब इसमें कह रहा है कि टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव द इक्वल मैग्नीट्यूड एंड द सेम डायरेक्शन। तो ये कह रहा है कि जब दो वेक्टर जिसके डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, जैसे मान लो हमारा दो हैंड है, दोनों हैंड के लेंथ लगभग क्या इक्वल है और दोनों को हमने एक साइड में शो कर दिया। तो दैट मीन्स टू वेक्टर्स दे हैव द इक्वल मैग्नीट्यूड इन द सेम डायरेक्शन। तो जब दो वेक्टर जिसके मैग्नीट्यूड इक्वल हो और दोनों के डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, तो जैसे मान लो इसमें दिया हुआ है कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो हमने वेक्टर ए को ड्रा कर दिया और दूसरा वेक्टर हमने बी को भी ड्रा कर दिया। अब इसमें वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी, अब इसमें चूंकि दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल हैं और दोनों के डायरेक्शन क्या है, सेम है, सो दैट वी आर से दैट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर द इक्वल वेक्टर। तो जब दो वेक्टर जिसके डायरेक्शन सेम हो एंड देयर मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल, दे आर द नोन एज इक्वल वेक्टर। उसी के में आते हम लोग दूसरे अगले टर्म पाते हैं, तो आता हमारा निगेटिव वेक्टर। निगेटिव मतलब क्या होता है, ए निगेटिव वेक्टर ऑफ द गिवन वेक्टर इज ए वेक्टर ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड। यानी इसमें भी मैग्नीट्यूड ऑफ द बोथ वेक्टर्स आर इक्वल बट देयर डायरेक्शन आर अपोजिट। जैसे मान लो कि निगेटिव वेक्टर में हम बात कर रहे हैं कि एक वेक्टर हमने ए ड्रा कर दिया और दूसरा हमने वेक्टर यहाँ पे ड्रा कर दिया वेक्टर बी। तो दैट मीन्स बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, यानी दोनों के लेंथ हमने लगभग बराबर ड्रा किया है, लेकिन एरो हमने क्या किया, चेंज कर दिया है। तो दैट मीन्स एरो जो मीनिंग होता है, अब ये हो गया। अब यहाँ पे मीनिंग भी समझो कि जहाँ से हम वेक्टर को स्टार्ट करते हैं उस पॉइंट को हम लोग टेल कहते हैं, और जहाँ पे हम वेक्टर को इंड करके एरो लगाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, हेड कहते हैं, यानी टेल एंड हेड। इसका भी रोल हम बताएंगे एडिशन ऑफ वेक्टर में कि टेल और हेड का क्या इंपॉर्टेंस है। तो दैट मीन्स व्हेन टू वेक्टर्स हैव द इक्वल मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन आर अपोजिट, देन दे आर द नोन एज द निगेटिव वेक्टर्स। तो अब इसमें चूंकि ए इज द रिप्रेजेंट बाई एज माइनस ए इसमें लिख रहा है, हम भी माइनस ए कर दे रहे हैं, बिकॉज द सेकेंड वेक्टर विच डायरेक्शन आर द चेंज, ताकि इसमें हम पहले के अपोजिट डायरेक्शन ड्रा किए हैं, इसलिए हमारा ये हो गया निगेटिव वेक्टर। आफ्टर दिस वी आर कमिंग द निगेटिव वेक्टर्स के बाद हम आते हैं को इनिशियल वेक्टर पे। तो को इनिशियल वेक्टर क्या होते हैं, को इनिशियल वेक्टर्स आर सेड टू बी को इनिशियल इफ देयर इनिशियल पॉइंट इज द कॉमन। तो अब ये हो गया कि दैट मीन्स टू आर मोर देन टू वेक्टर्स, दे आर स्टार्ट फ्रॉम ए सर्टेन पॉइंट। जैसे मान लो एक कोई पॉइंट है और हम उस पॉइंट से वेक्टर को हम ड्रा कर रहे हैं। जैसे मान लो कि हमने टर्म लिया, ए पॉइंट लिया, पॉइंट्स हमने एक वेक्टर इधर और एक वेक्टर इधर ड्रा कर दिया, तो वेक्टर ए हो गया और ए वेक्टर बी हो गया। तो दैट मीन्स बोथ वेक्टर आर द स्टार्टिंग फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट। तो दैट मीन्स द वेक्टर दे आर द ड्रॉप फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट, दे आर द नोन एज को इनिशियल वेक्टर। उसको हम लोग क्या कहते हैं, को इनिशियल वेक्टर कहते हैं। उसी तरह से हमारा चौथा पॉइंट आता है को लीनियर, यानी को इनिशियल वेक्टर हो गया वेक्टर, और इसके बाद आता है कोलिनियर वेक्टर। तो कोलिनियर वेक्टर में क्या होता है कि दैट मीन्स टू वेक्टर, दीज आर दोज वेक्टर्स विच आर हैविंग द इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स। यानी इसमें दो वेक्टर की हम बात करेंगे, लेकिन इसमें मैग्नीट्यूड इक्वल हो
नहीं हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट दे हैव पैरेलल टू ईच अदर, लेकिन उनका रिप्रेजेंटेशन एक दूसरे के क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। तो जैसे मान लो हमने एक वेक्टर ए लिया और दूसरा वेक्टर हमने बी लिया, तो दैट मीन्स वी आर ड्रा वेक्टर बी पैरेलल टू वेक्टर ए, जब हम वेक्टर बी के पैरेलल वेक्टर ए को ड्रा करेंगे तो दैट मीन्स दे आर द नोन एज द कोलिनियर। इन दिस केज डायरेक्शन आर सेम और डायरेक्शन आर अपोजिट। इस केज में डायरेक्शन दोनों वेक्टर के सेम हो सकते हैं या एक दूसरे के अपोजिट भी हो सकते हैं, एंड दैट मीन्स दे आर डिफाइंड टू द इक्वल एंड निगेटिव। लेकिन थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस इसमें आ रहा है कि इक्वल में और निगेटिव में बोथ वेक्टर हैव द इक्वल मैग्नीट्यूड। तो जब हम दो वेक्टर की बात करेंगे जिसके मैग्नीट्यूड इक्वल हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, बट बोथ वेक्टर्स आर द पैरेलल इन द सेम डायरेक्शन आर इन अपोजिट डायरेक्शन, दे आर द नोन एज द कोलिनियर वेक्टर। इसके बाद कोप्लेनर वेक्टर्स आते हैं। दीज आर दोज वेक्टर्स विच आर एक्टिंग इन द सेम प्लेन, जिसको हम एक ही प्लेन पर ड्रा करते हैं, दे आर द नोन एज द कोप्लेन वेक्टर्स। इसके बाद जब आता है कि जब हम टाइप ऑफ वेक्टर की बात कर लेते हैं, मॉडुलस वेक्टर, यूनिट वेक्टर, इक्वल वेक्टर, निगेटिव वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, तो इसके बाद आता हमारा टर्म्स आता है एडिशन ऑफ वेक्टर, कि हम वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं। तो एडिशन ऑफ वेक्टर में जब हम बात करते हैं तो इसमें हम जब दो या दो से अधिक वेक्टर को ऐड करते हैं तो दे आर द नोन एज द डिफरेंट नेम्स, उसको हम अलग अलग नेम से जानते हैं। तो जैसे हमारे इसमें पहला पॉइंट आया है ट्रायंगल ऑफ द वेक्टर। व्हेन वी आर एडिंग टू वेक्टर्स, जब हम दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो दे आर द नोन एज द ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर। अब इसको ट्रायंगल्स क्यों कहते हैं तो उसको हम बता रहे हैं कि व्हेन जब हम किसी दो वेक्टर को ऐड करेंगे तो इन दिस केज वी आर ड्रा ए रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर। उन दो वेक्टर के हमने रिजल्टेंट ड्रा करेंगे। जैसे मान लो वेक्टर ए है और दूसरा हमने वेक्टर बी इस पर ड्रा कर दिया। अब रिजल्टेंट क्या हो गया, अब रिजल्टेंट हो गया वेक्टर आर। तो वेक्टर आर बी इक्वल टू द सम ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, एंड दैट मीन्स वेक्टर आर इक्वल टू हो गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो इन दिस केज अब आर की वैल्यू हम कैसे लिखेंगे, तो वेक्टर एडिशन में हम कॉमन मैथमेटिकल रूल को नहीं लगा सकते हैं, हम इसको अलजेब्रिक प्रोसेस में नहीं ला सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे जैसे मान लो कि वेक्टर ए इक्वल टू 4 यूनिट है और वेक्टर इक्वल टू 3 यूनिट है, तो ए प्लस बी का मतलब 4 + 3। तो हम बात कर रहे थे कि ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर, तो इसमें हम दो वेक्टर को ऐड कर सकते हैं। यानी व्हेन टू वेक्टर्स एडिंग बाय द नोन एज द ट्रायंगल मेथड, जब हम दो वेक्टर को जोड़ते हैं तो उस विधि को क्या कहते हैं, ट्रायंगल मेथड कहते हैं। ट्रायंगल क्यों कहते हैं, हम इसकी डिस्कस कर रहे थे कि मान लो कि वेक्टर ए और वेक्टर बी हमने जोड़ दिया और हमने यहाँ से यहाँ तक इसका रिजल्टेंट ड्रा कर दिया। तो अब हमको ये जानना है कि इन विच केज यू आर नो दैट द वेक्टर आर एडिशन एंड इन विच केज वेक्टर ऑफ सब्ट्रैक्शन, ये हम आगे बताएंगे। लेकिन अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जैसे मान लो हमने एक वेक्टर ड्रा किया, वेक्टर ए, तो हमने बात किया एट विच पॉइंट वी आर स्टार्ट टू ड्रा वेक्टर। हम जिस पॉइंट से वेक्टर को खींचना स्टार्ट किया, ड्रा करना शुरू किया, तो दे आर द नोन एज टेल। उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, टेल कहते हैं। एंड वेयर द वेक्टर इज इन, और जहाँ पर हम वेक्टर को समाप्त करते हैं उसको क्या कहते हैं, हेड कहते हैं। अब इसी तरह से मान लो हमने दूसरा वेक्टर ड्रा किया तो यह टेल हो गया और यहाँ पर हमने एंड किया तो क्या हो गया, हेड हो गया। तो इन केज ऑफ एडिशन द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर ज्वाइन टू टेल ऑफ सेकेंड वेक्टर। तो जब हम पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर के जब हम टेल को लगा दिया तो दैट मीन्स दे आर द नोन एज द एडिशन ऑफ ट्रायंगल। तो एडिशन ऑफ वेक्टर, तो इसे हम वेक्टर का एडिशन कहेंगे। और इस केस में जो हमारा रिजल्टेंट होगा दोनों वेक्टर का, इट बी स्टार्ट फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर एंड फाइनल पॉइंट ऑफ द लास्ट वेक्टर। तो इसमें चूंकि दो ही वेक्टर हैं तो दूसरे वेक्टर का हेड यहाँ पे है, तो पहले वेक्टर के टेल से जब हम स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे तो दे आर द नोन एज द रिजल्टेंट। और हमने जो ही रिजल्टेंट ड्रा किया तो दे आर द मेकिंग ए फिगर ऑफ ट्रायंगल। यह कैसा फिगर आ गया, एक ट्रायंगल का फिगर आ गया। सो दैट इट इज द नोन एज द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स, इसलिए इसको हम लोग ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर कहते हैं। अब इसी दूसरे केस में आता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स।
तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स में हम पैरेललोग्राम मेथड में इसको ऐड करते हैं। तो पैरेललोग्राम मेथड में हम कैसे ऐड करते हैं उसका मैथमेटिकल एक डेरिवेशन भी होता है, दे आर द नोन एज द पैरेललोग्राम मेथड। तो पैरेललोग्राम मेथड में अगर हम बात करते हैं तो पैरेललोग्राम मेथड में आते हैं तो अब यहाँ पर आ गया पैरेललोग्राम मेथड। तो इसमें मान लो हमने एक वेक्टर ड्रॉ किया, वेक्टर ए। तो स्टूडेंट्स वी आर डिस्कस पैरेललोग्राम मेथड। तो पैरेललोग्राम मेथड में हम क्या करेंगे, पहले हम वेक्टर को, जैसे मान लो हमने वेक्टर ए ड्रॉ किया और फिर इस पर हमने एक वेक्टर बी ड्रॉ कर दिया और फिर हमने यहाँ से इसका एक रिजल्टेंट ड्रॉ कर दिया वेक्टर आर। तो पैरेललोग्राम मेथड में हम इसको लाने के लिए पहले हम यहाँ से इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे और मान लो कि यहाँ पर एंगल क्या हो गया, थीटा हो गया। और मान लो अब यहाँ पे नेम कर देते हैं वेक्टर, इसको P मान लेते हैं, इसको वेक्टर Q मान लेते हैं। तो A B C और ये पॉइंट D हो गया। तो इस केस में हम अब पहले निकालेंगे कि वेक्टर P को वेक्टर Q से हम एंगल थीटा पर ऐड कर रहे हैं। तो इस केस में पहले हमें निकालना है कि व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ द BD एंड व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ द CD। तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें लिख सकते हैं इन ट्रायंगल BDC, इन ट्रायंगल BCD कॉस थीटा इक्वल टू। तो कॉस थीटा इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, BD अपॉन वेक्टर Q। और इस तरह से BD की वैल्यू आ गया BD इक्वल टू Q कॉस थीटा। उसी तरह से अगर हम साइन की बात करें तो साइन थीटा इक्वल हो जाएगा परपेंडिकुलर CD अपॉन हाइपोटेनस वेक्टर Q। तो ये हो जाएगा CD इक्वल टू Q साइन थीटा। अब यहाँ पे हमारा जो रिजल्ट डिफाइन होगा, अब वो आते हैं, अगर हम पूरे रिजल्ट में आते हैं तो अब पूरे ट्रायंगल में अब मान लो कि यहाँ पर हम एंगल अल्फा सपोज करते हैं। तो अब इसमें लिखते हैं इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC बाई पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि यहाँ पे डिग्री हमारा 90 हो गया है। तो हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इक्वल टू स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर। तो AC क्या है, रिजल्टेंट R, वेक्टर R का स्क्वायर कर रहे हैं। AD को लिख सकते हैं AB प्लस BD, AB प्लस BD का होल स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, जब हम सेल्फ मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर आ जाएगा, तो R स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस 2AB BD प्लस DC स्क्वायर। तो ये हो जाएगा R स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। तो AB बोल क्या है, P, तो P स्क्वायर प्लस BD। तो BD की वैल्यू यहाँ पर हमने निकाला है, BD इक्वल टू Q स्क्वायर कॉस स्क्वायर, Q स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB यानी 2P इंटू BD। तो BD की वैल्यू आ गया Q कॉस थीटा प्लस DC स्क्वायर। तो DC की वैल्यू क्या है, Q साइन आया, तो स्क्वायर करें इसको, तो जाएगा Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे चूँकि R स्क्वायर तो आएगा ही, अब यहाँ पे हम टर्म लाते हैं P स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूँ इसको एक साथ लाना चाह रहा हूँ। तो इसमें Q स्क्वायर कॉमन है, तो Q स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2PQ कॉस थीटा। तो ये हो गया हमारा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, क्योंकि इसका टेक्नोमेट्रिकल रेशियो वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। तो Q स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू Q इक्वल टू 2PQ कॉस
थीटा कॉस थीटा। तो ये रिजल्ट आर स्क्वायर का चल रहा है, तो जब हम इसके रिजल्टेंट आर पाएंगे तो दिस रिजल्ट आर द रिप्रेजेंट इन अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। अब यही एडिशन अगर हम 180 डिग्री से ज़्यादा पर करते तो यहाँ पर हमारा रिजल्ट होता वो हो जाता -2pq cos थीटा। तो दैट मीन्स दे आर द नोन एज द पैरेललोग्राम मेथड एडिशन ऑफ वेक्टर। अब इसमें भी हम एक और भी कंडीशन इसमें को डिफाइन करेंगे, तो इसको हम लोग बेसिकली ट्रायंगल लॉ ही कहते हैं, बट दे आर द फाइंड बाय द पैरेललोग्राम मेथड। क्योंकि पैरेललोग्राम मेथड में क्या होता कि पहले हम इसके पैरेलल ड्रा करते वेक्टर्स, उसके बाद रीडिस्ट्रीब्यूशन करते, फिर उसके बाद हम एंगल को डिफाइन करते हैं। तो यह टर्म अभी हम आगे और भी बताएंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन में हमारा सारा मेथड चलेगा। तो ये हमारा जो मेथड था ये था कि पैरेललोग्राम मेथड में हाउ टू वी आर गेटिंग द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर आर इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। अब इसके बाद आता है कि व्हेन द नंबर्स ऑफ वेक्टर इन द डिफरेंस डायरेक्शन, एंड दैट मीन्स इसे हम लोग कहते हैं पॉलीगॉन मेथड। पॉलीगॉन में जैसे फिगर में दिख रहा है 1 2 3 4 4 वेक्टर्स दिए हुए हैं, तो हम दो वेक्टर के एडिशन को लॉ ऑफ ट्रायंगल मेथड कहते हैं। लेकिन जो ही नंबर्स ऑफ वेक्टर मोर देन 2 होता है तो दे आर द नोन एज द पैरेललोग्राम दे आर द नोन एज द पॉलीगॉन मेथड। तो पॉलीगॉन मेथड होता है कि वी आर एडिंग द वेक्टर्स इन विच द नंबर्स आर मोर देन 2। तो जब हम 2 से अधिक वेक्टर को ऐड करते हैं तो दे आर द नोन एज द पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर। जैसा कि नीचे यहाँ पे हेडलाइंस दिख रहा है कि दैट मीन्स द नंबर्स ऑफ वेक्टर्स who is more than 2 vectors, then in this case we are the known as the polygon method। तो पॉलीगॉन मेथड में अगर हम आते हैं तो पॉलीगॉन मेथड क्या है, तो पॉलीगॉन मेथड पर हम डिस्कस करते हैं। पॉलीगॉन पॉलीगॉन मेथड, जैसे मान लो हमने एक वेक्टर ए ड्रा कर दिया, वेक्टर बी ड्रा कर दिया, वेक्टर सी ड्रा कर दिया एंड वेक्टर डी ड्रा कर दिया। तो ध्यान दो, टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल एंड हेड। अब इसको ऐड करने के लिए मान लो हम वेक्टर ए को हेड है तो दूसरे वेक्टर को हमने टेल से ज्वाइन कर दिया, फिर दूसरे वेक्टर के हेड को हम तीसरे वेक्टर के टेल से ज्वाइन कर दिया, और मान लो कि ये हमारा चौथा वेक्टर आ गया डी, वेक्टर डी हो गया, ये वेक्टर सी हो गया। तो अब इसका रिजल्टेंट अगर हमें फाइंड करना है तो इट्स रिजल्टेंट भी इक्वल टू इनिशियल पॉइंट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर एंड फाइनल पॉइंट ऑफ द लास्ट वेक्टर। तो हम जब यहाँ से ऐड करेंगे तो इट इज द रिजल्टेंट। तो ये हमारा हो गया पॉलीगॉन। अब पॉलीगॉन में हम ट्रायंगल मेथड को भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि फिगर में दिख रहा है। ए और बी को अगर हम डॉट डॉट से जोड़ें, जैसा फिगर दिख रहा है वहाँ पे, तो ए और बी को जब हम डॉट डॉट से ऐड कर दिए तो दैट मीन्स क्या हो गया, ये हमारा ए बी का एक कंपोनेंट आ गया। अब ये मान लो कि इसको हम वेक्टर ई अगर लिखें तो हो जाएगा वेक्टर ई द रिजल्टेंट ऑफ द सम ऑफ 2 वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब अगर यहाँ से हम डॉट डॉट ड्रा कर दें तो दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ द 2 वेक्टर, वेक्टर ई एंड वेक्टर सी। अब मान लो इसको हम वेक्टर एफ लिख देते हैं, तो वेक्टर एफ इज द रिजल्टेंट ऑफ द 2 वेक्टर, वेक्टर ई एंड वेक्टर सी। अब यहाँ पे वेक्टर ई रिजल्टेंट नहीं रहा, वेक्टर ई इज द ए ग्रैंड सम ऑफ द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो चूंकि यह ट्रायंगल मेथड हो गया तो अब इसमें वेक्टर ई फर्स्ट वेक्टर हो गया और वेक्टर सी सेकंड वेक्टर हो गया, और इन 2 वेक्टर का जो एडिशन हुआ वेक्टर एफ रिजल्टेंट के फॉर्म में आ गया। फिर इस ट्रायंगल में आए तो वेक्टर अब एफ जो रिजल्टेंट है किसका, ई और सी का, अब यहाँ पे ये फर्स्ट वेक्टर हो गया और वेक्टर डी हमारा जो है सेकेंड वेक्टर हो गया, और इस तरह से इसका वेक्टर जो है हम यहाँ पे लिख सकते हैं वेक्टर आर। तो जबकि नॉर्मली इसको हम लिख सकते हैं कि वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वी आर पुट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी, क्योंकि जब इसको ऐड करेंगे तो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हो गया और वह रंग हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे इतना
but in a resultant we are count the direct distance from point A to point D. हम A से D के बीच का जो डायरेक्ट जब काउंट करेंगे तो जो डायरेक्ट रिजल्ट आएगा वो हमारा हो जाएगा पॉलीगॉन मेथड का रिजल्ट हो जाएगा. Thank you for watching this video, and in next video we are discuss addition and subtraction of the vector, and after this how to find the product of vectors. Thank you.